देश आपको बता दें कि आज लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। पुलिस और बीएसएफ के जवानों की शानदार परेड भी की गई। एनसीसी कैडेट्स ने भी संगीतमय प्रस्तुति दी। आप भी देखिए शानदार कार्यक्रम की ये झलकियां। इस समय भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते ये सभी भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। देश की आन बान और शान देखिए। जोश भरे धुन पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि पहली बार भारतवर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया और इस वर्ष हर जोन से एक राज्य के पुलिस बल इस राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हैं। भारतीय शूरवीरों की देशभक्ति और स्वाभिमान देखिए। शौर्य और पराक्रम से लबरेज ये तस्वीरें दिल्ली के राजपथ की नहीं बल्कि गुजरात के केवड़िया की हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड का आयोजन किया गया। राज्य और शहर भले ही अलग हों, लेकिन इन जाबाजों के चेहरे पर मौजूद आत्मविश्वास इनके शौर्य और अदम्य साहस की गवाही दे रहा है। मंच की तरफ बढ़ती हुई आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी श्री राघव जैन, आईपीएस, एएसपी, गुजरात पुलिस। कदमताल करते हुए सैनिकों का ये काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता गया। दृश्य ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभाली है बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री। अलग अलग राज्यों की पुलिस फोर्स से लेकर अर्धसैनिक बल के जवान तक इस एकता परेड में शामिल हुए। सहयोग का ध्येय लिए हर पल जन सेवा में तत्पर हरियाणा पुलिस दस्ते की कमान संभाले हैं श्री वरुण भैया, एसीपी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परेड की सलामी ली और जवानों के हौसले को कुछ इस तरह सराहा। एकता परेड के दौरान एक म्यूजिक बैंड ने भी सबका मन मोह लिया। आगे बढ़े उससे पहले इस म्यूजिक बैंड की देशभक्ति की धुन सुन ली। परेड से पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और उनकी आगवानी कुछ इस अंदाज में की गई। अब इन तस्वीरों को देखकर बेशक आपको गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले सेना के बैंड की याद आ गई हो, लेकिन ये बैंड भारतीय सेना का नहीं बल्कि अंबाजी शहर के रहने वाले उन आदिवासी बच्चों से बना है जो कभी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते थे। उन्होंने आज अपने हुनर का जादू प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ इस तरह बखेरा कि वो खुद को नहीं रोक सके। कभी अंबाजी मंदिर के सामने भीख मांगने वाले मासूम बच्चे आज अपने हुनर और अपनी लगन की बदौलत देश भर में चर्चा का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर वैसे तो कई प्रस्तुतियां दी गई, लेकिन सबकी निगाहें एक खास म्यूजिकल ग्रुप पर टिकी थी और इस ग्रुप की संगीतमय प्रस्तुति ने वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस ग्रुप ने जितनी शानदार परफॉर्मेंस दी, उतना हौसला बढ़ाने वाली उनकी कहानी भी है। दरअसल कभी ये बच्चे अंबाजी मंदिर के सामने भीख मांगते थे, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर ये बच्चे किस्मत का नया चैप्टर लिख रहे हैं। पहले हम गब्बर पे भीख मांगते थे और श्री शक्ति ने हमें एडॉप्ट किया और हमें पढ़ने की सुविधाएं मिली और हम अब पढ़ने जाते हैं। अच्छा, पढ़ने जाते हो। अच्छा, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने तुम पहले मिले थे, कहाँ मिले थे और मोदी जी ने क्या कहा था तुम लोग को? सर, पहले हम वहाँ पे मोदी सर के सामने हमें परफॉर्मेंस किया तो वो आए, हमसे मिले और बोले कि आप पहले क्या करते थे। फिर हमने बोला सर हम पहले गब्बर पे भीख मांगते थे, अब भीख नहीं मांगते, अब हम पढ़ने जाते हैं। पीएम साहब ने बोला कि आप बहुत अच्छा बैंड बजाते हैं, इसलिए तुम बहुत आगे जाओगे, ऐसी मेहनत करते रहना। अच्छा, आगे जाके तुम अभी क्या बनना चाहोगे? तुम अभी जैसे कि पहले कहाँ पे क्या करते थे, तुम्हारे माता पिता क्या करते थे? हमारे माता पिता ऐसे को गाड़ी धोते थे, किसी की गाड़ी धोते और वे भीख मांगते और चुनरी बेचते थे। और तुम क्या करते थे, कहाँ पे मंदिर पे बैठते थे? मैं गब्बर ऊपर भीख मांग रहे थे सब। अच्छा, तो किन लोगों ने तुम लोग को ये बताया कि अब भीख नहीं मांगना चाहिए और अब तुमको पढ़ना चाहिए? श्री शक्ति ने, श्री शक्ति सेवा केंद्र। तो तुम कितने बच्चे हो?
तुम कितने बच्चे हो जो अभी बैंड बजाते हो और तुम क्या बजाते हो? सर हम वहाँ पे बैंड तो कम 25 जन बैंड बजाते हैं और कुल संख्या 100। और सभी जो बच्चे तुम लोग हो क्या वो सभी पहले भीख मांगते थे? जी सर, हम सब बच्चे पहले वहाँ पे भीख मांगते थे और श्री शक्ति ने हमें पढ़ने की तक मिली और हम आज बहुत आगे जा रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था सर सपने में भी कि हम पीएम मोदी सर से मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मोदी जी से जब तुम मिले तो क्या कहा उन्होंने आपको? सर हम जब मोदी सर से मिले तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अच्छा बैंड बजाते हो और ऐसे मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। तुम क्या बनना चाहो आगे जाके? सर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं और देश की रक्षा करूं। तुम क्या करते हो बेटा? मैं बैग पाइपर्स बजाता और मेरा भी एक सपना है मैं भी बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाऊं और देश की रक्षा करूं। एकता दिवस पर केवड़िया में एक वायुसेना का दम देखा गया। वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। 9 फाइटर जेट्स ने जब एक दूसरे के बेहद करीब उड़ान भरी तो देखने वाले देखते रह गए। और वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जब आसमान को नापा तो वहां मौजूद लोग एकटक बस देखते ही रहे। आवाज से भी तेज रफ्तार के साथ सूर्य किरण टीम ने आकाश में एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाए और लोगों का दिल जीत लिया। एकता दिवस पर देश की वायु शक्ति का प्रमाण। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर आसमान में हैरतअंगेज करतब करते विमान। गुजरात के केवड़िया में उस वक्त सभी की निगाहें आसमान पर टिक गईं जब एयरफोर्स के इन लड़ाकों ने दहाड़ना शुरू किया। एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 विमान एक दूसरे से बेहद करीब उड़ते हुए डायमंड फॉर्मेशन का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद सूर्य किरण 7 की टीम ने आकाश में एक स्पाइरल शेप बनाई। आसमान की ऊंचाई से अचानक धरती की तरफ आते इन विमानों ने सूर्य की किरणों की तरफ चारों तरफ फैलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। आकाश में आवाज से भी तेज रफ्तार पर उड़ान भरते हुए ऐसे करतब करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एकता दिवस के कार्यक्रम में अपने हुनर का लोहा मनवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब खबर गुजरात के मोरबी की, जहां पर आपको बता दें कि वहां पर हुए एक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक पुल के टूट जाने से यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां हरकत में आ गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवानों ने मिलकर फौरन राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू किया। कई लोगों की जिंदगी भी बचाई। उन्हें सुरक्षित अस्पतालों पर पहुंचाया गया, जहां पर उनका सकुशल इलाज चल रहा है। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल रविवार शाम टूट गया। केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। हादसे के वक्त पुल पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी मदद में जुट गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 3-3 प्लाटून के साथ एसआरपी की टीम, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज के अलावा फायर ब्रिगेड की टीमों को बचाव कार्य में लगाया गया। यहाँ पर जो संख्या बल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको बढ़ा दिया गया है। अब रात तक हम देख रहे थे एसडीआरएफ और फायर विभाग थी। 2 बजे रात के बाद जो है यहाँ पर नेवी की टीम पहुंच गई, जामनगर से, पोरबंदर से, उसके बाद वडोदरा से एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। भारतीय सेना भी अपनी जो कन्वेंशनल बोट है वो लेकर के यहाँ ऑपरेशन चला रही है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 सेक्टर में बांटा गया। ओनली चैलेंज इज दिस वाटर, दिस इज मडी वाटर एंड श्योर वाटर। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाइवर्स जो है, जब
पानी के अंदर चले जाता है सर्च करने के लिए, उस समय थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। घायलों के इलाज के लिए राजकोट सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। गुजरात सरकार ने हादसे के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई है। इस टीम में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक आईएएस अधिकारी, एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और 3 अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा सीआईडी की एक टीम भी इसकी जांच करेगी। बता दें कि मोरबी का यह सस्पेंशन ब्रिज 140 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी लंबाई करीब 765 फीट है। यह सस्पेंशन ब्रिज गुजरात के मोरबी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। हाल ही में दिवाली से पहले इसके मरम्मत का काम 2 करोड़ की लागत से किया गया था। मोरबी से गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपके लिए चलते हिमाचल प्रदेश, जहां इन दिनों सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं या कहें कि मिलवाने जा रहे हैं चाय वाले नेताजी से, जो दुकान पर चाय भी बना रहे हैं और लोगों से चाय पर चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये चाय वाले नेताजी इस बार हिमाचल के शिमला शहरी क्षेत्र सीट से उम्मीदवार हैं। लेकिन ये कोई मामूली चाय वाले नहीं है, ये करोड़पति चाय वाले नेताजी हैं। तो चाय की चुस्कियों के साथ आप भी मिलिए चाय वाले नेताजी से। हाथ में चाय का भगोना और गले में भगवा अंगोछा, तो जैकेट पर चमक रहा है बीजेपी का सिंबल कमल। ये है शिमला के चाय वाले नेताजी। पेशे से चाय स्नैक्स विक्रेता संजय सूद एक तरफ फटाफट ग्राहकों को चाय बेच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये इस बार शिमला शहरी सीट से हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमा रहे हैं। कहा जाता है कि शिमला के पुराने बस स्टैंड के इस स्टॉल पर 57 साल के संजय सूद चाय बेचते बेचते करोड़पति बन चुके हैं और अब चाय वाले से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। दुनिया जानती है कि पीएम नरेंद्र मोदी चाय बेचकर सियासत के शिखर तक पहुंच गए, लेकिन संजय सूद उनसे अपनी तुलना करने से बचते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी तुलना करना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो इंटरनेशनल स्टेटस है, मैं एक छोटा सा चाय बेचने वाला हूँ और उनकी सोच और मेरी सोच कहीं मैच ही नहीं कर सकती। मगर हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, जैसे आपने कहा करोड़पति वाली बात, वो लोगों की अपनी असेसमेंट है। मेरे पैरों के छाले जो हैं वो मुझे ही मालूम है। संजय सूद अपने भाइयों के साथ बरसों से यहाँ कारोबार में जुटे हुए हैं। 4 बार विधायक रहे सुरेश भारद्वाज की जगह बीजेपी ने इस बार इन्हें टिकट दिया है, तो इन्हें पूरा भरोसा है कि ये पार्टी की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इनके भाई कहते हैं कि ये लंबे संघर्ष का नतीजा है, जिसकी बदौलत ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अच्छा महसूस होता है जी, और वो करीब 25 वर्ष से लगे हुए हैं पार्टी की सेवा में और साथ साथ में हमारे साथ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर लाइन से स्टार्ट हुए थे, फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, लेकिन सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, ऑनेस्टली इन्वॉल्व रहे, हार्ड वर्किंगली इन्वॉल्व रहे, फॉर द सेक ऑफ शिमलाइट्स इन्वॉल्व रहे। ये सब उन्हीं की मेहनत का नहीं। चाय बेचने के साथ साथ संजय सूद सियासी में पहले से सक्रिय रहे हैं। ये 2 बार काउंसलर भी रह चुके हैं, बीजेपी के पदाधिकारी भी रहे हैं। अब मौका मिला है तो विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन अपना बुनियादी बिजनेस छोड़ना नहीं चाहते। मैं पहले तो आपकी बात से ये कहना चाहूंगा कि मानने वाली बात नहीं है, मैं इलेक्ट होकर ही आऊंगा। और जहां तक काम की बात है, मेरे पास यही एक रोजगार है और मैं यहाँ पर आता रहूंगा। जनता की सेवा के अलावा जो भी समय मिलेगा वो मेरी कर्मस्थली पर निकलेगा। बहरहाल शिमला में इस बार चुनावी टक्कर आसान नहीं होगी। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी यहाँ ताल ठोकने को तैयार है। तो सबको अब 12 नवंबर का इंतजार है, जब यहाँ मतदान होगा, और 8 दिसंबर का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। कमलजीत संधू, शिमला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं कि हर चीज अपने वक्त से ही अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ एक ये चाय ही है जो वक्त बेवक्त भी भाती है। लेकिन देखिए श्वेता, अब तो चाय का वक्त आ ही गया है। बिल्कुल। तो चाय तो हमने पी ली है, मौसम का इशारा है, सिर्फ चाय का सहारा है। बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए गुनगुनी सर्दी में गर्म चाय का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। तो चाय की चुस्कियों के साथ कल फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, और तन के साथ मन की थकान को भी दूर करती है ना ये चाय। तो खुद को तरोताजा रखिए हमारी चाय के साथ। बिल्कुल, और हमारी चाय है बहुत खास। आइएगा कल खबरों के प्लेटर के साथ चाय का मजा लेंगे।